एनएफओ हो तो ऐसा, और इस बार बात होगी एसबीआई म्यूचुअल फंड, यानी कि देश का सबसे बड़ा जो म्यूचुअल फंड हाउस है एसबीआई म्यूचुअल फंड, यहाँ पर एनएफओ लेकर आया हुआ है जिसका नाम है एसबीआई बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड। ये जो फंड है ओपन एंडेड स्कीम है, हाइब्रिड स्कीम कैटेगरी की यहाँ पर ये एक तरह से फंड है। और लॉन्च की अगर बात करें तो फिर ये परसों खुला हुआ है, 10 अगस्त से यहाँ पर खुल चुका है। 24 अगस्त तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम इसमें निवेश 500 रुपए की एसआईपी और 5,000 रुपए का लमसम निवेश इसमें आप कर सकते हैं। अलॉटमेंट 31 अगस्त को ये मिल जाएगा। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो राजीव राधाकृष्णन और तन्मय देसाई यहाँ पर इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। बहुत ज़्यादा हाइब्रिड फंड्स अभी इस कैटेगरी में यहाँ पर नहीं है, 2 ही 3 हैं और पिछले 1 साल में ही लॉन्च हुए हैं। और इस सूची में अब एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसबीआई बैलेंस हाइब्रिड फंड भी यहाँ पर शामिल हो गया है। मैम, एसबीआई बैलेंस हाइब्रिड फंड में इक्विटी और डेट दोनों का यहाँ पर एक तरह से मिक्सचर होता है, लेकिन फंड काम कैसे करते हैं, अगर इनके स्ट्रैटेजी वाइज अगर देखा जाए कैसे इनका काम करता है और कैसे फंक्शनिंग इसकी कैसे होती है? जी अभिषेक जी, इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी है और बहुत ही पुरानी कैटेगरी है। और जैसे बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। और जी। बेसिकली यही कैटेगरी को थोड़ी अलग अलग तरीके से पेश किया गया है नए नए फंड्स में। बट बेसिकली ये मिश्रण होता है डेट और इक्विटी का, जो बहुत सालों से पहले हम इनको बैलेंस फंड बोलते थे, फिर हाइब्रिड फंड बोल रहे हैं। और इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एग्रेसिव भी होता है और कंजर्वेटिव भी होता है। तो सबसे बढ़िया चीज ये है कि निवेशक को ये सोचना ही नहीं है कि मैं सारा पैसा इक्विटी में लगाऊं या सारा पैसा डेट में लगाऊं। ऑलरेडी ये स्कीम ऐसी है जिसमें आपका पैसा थोड़ा थोड़ा दोनों कैटेगरी में लग जाता है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया वे है। इन अ वे मेजर 2 एसेट क्लास जो होते हैं ना हमारे पोर्टफोलियो में, वो दोनों राइट। में ये निवेश करते हैं। ठीक है मैम, लेकिन निवेशकों के सामने अक्सर ये देखा जाता है कि बैंक, एफडी, हाइब्रिड फंड, इन दोनों में सिलेक्शन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। एसबीआई बैलेंस हाइब्रिड फंड को एफडी के मुकाबले मैम किन आधार पर यहाँ पर देखना चाहिए, कैसे इन दोनों में चयन करना चाहिए? सबसे पहले अभिषेक जी, इसको हम एफडी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। ओके। क्योंकि एफडी के साथ अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम को कंपेयर करना है तो वो मेरा मानना है कि लिक्विड म्यूचुअल फंड को या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म को आप कंपेयर करिए। क्योंकि इसमें थोड़ा पोर्शन इक्विटी का होता है ना। तो एफडी में क्या है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है, आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं। और शेयर बाजार के ऊपर नीचे से आपको एफडी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इन अ वे, राइट। डिपेंडिंग अपॉन द बैंक रूल। पर ये बैलेंस फंड में इक्विटी पोर्शन होता है, तो ये बिल्कुल ही आप एफडी के साथ कंपेयर मत करिए। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन बीट करना चाहते हैं ना, तो आपको जरूर एफडी नहीं, बैलेंस फंड में ही डालना चाहिए। क्योंकि इसी में वो कैपेबिलिटी है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन को बीट करके रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपके हाथ में अच्छी तरह से डिलीवर कर सकता है। ठीक है मैम, वैसे किन निवेशकों के लिए, किस तरह के यहाँ पर निवेशकों को यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए और किस तरह के रिस्क जो होते हैं उनको थोड़े से यहाँ पर आइडेंटिफाई करने चाहिए, उसके बाद इसमें एंट्री करनी चाहिए? अ, अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि जिसका नेचर कंजर्वेटिव हो ना, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ज्यादा मार्केट का ऊपर नीचे भी नहीं सहन कर सकते हैं, और संतुष्ट है अगर 12% रिटर्न के आसपास उनको मिल रहा है, तो उनको 30-40% रिटर्न नहीं चाहिए, 1 साल में डबल नहीं चाहिए, या ज्यादा एग्रेसिव जो नहीं है ना, उनके लिए ये फंड बहुत अच्छा है। लेकिन होराइजन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका होराइजन 3 to 5 इयर्स का नहीं है तो आप इसमें मत डालिएगा, क्योंकि इसमें आपको 3 to 5 इयर्स का टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसमें मॉडरेट रिस्क लेके मॉडरेट रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन है। और ज्यादा लंबा भी आपको इसमें नहीं सोचना है, क्योंकि एनीथिंग अबव देन 7-8-10 इयर्स, आई थिंक इक्विटी मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट एसेट क्लास एंड स्कीम। तो मेरे हिसाब से लमसम भी डाल सकते हो आप, क्योंकि लमसम काफी बार हमारे पास होता है जो हम या तो एफडी में डाल देते हैं या सेविंग्स बैंक में पड़ा रहता है। तो प्लीज उनको आप यहाँ पे जरूर लगा सकते हो, क्योंकि 3 to 5 इयर्स में ये अच्छी तरह से आपको रिटर्न्स दे पाएगा कंपेयर टू एफडी एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। और ज्यादा लंबा नहीं डालना है आपको, यही होराइजन के लिए कंजर्वेटिव रिस्क लेके कंजर्वेटिव रिटर्न्स अगर आपको चाहिए तो ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट एसेट क्लास है। मतलब निवेश का मैम हॉरिजॉन जो है यहाँ पर 3 से 5 साल के आसपास रख सकते हैं। अगर उससे लंबा हॉरिजॉन है तो फिर इक्विटी फंड्स, जो दूसरे कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं यहाँ पर, उसमें जा सकते हैं, राइट? जी, ओके। एसआईपी भी कर सकते हैं इसमें,
पर इसमें लमसम भी बहुत अच्छी तरह से आपको आगे जाके रिटर्न्स दे सकता है। मैम वैसे हाइब्रिड कैटेगरी में आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे फेवरेट कैटेगरी क्या है, क्योंकि 3 4 5 6 कैटेगरी इसमें भी हैं, आपको क्या लगता है कि हाइब्रिड कैटेगरी में बैलेंस हाइब्रिड फंड तो एक हो गया, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कोई और बेटर कैटेगरी है? जी, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट रहेगा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, क्योंकि वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेडली आज की तारीख में मैनेज किया जा रहा है और ये बेस्ट वर्जन है, इम्प्रूव्ड वर्जन है हाइब्रिड कैटेगरी का या बैलेंस फंड का। क्योंकि सिर्फ डेट और इक्विटी में ही नहीं लगाना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है आप देख सकते हो गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, कितनी सारी चीजें, इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी कभी कभी कोई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डाल सकते हैं। अच्छा, काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जो 50% तक गोल्ड में डाल सकते हैं और पुराने वाले जितने भी हाइब्रिड फंड है या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उनमें तो लिमिट ही नहीं है, 15% से ज्यादा वो डाल ही नहीं सकते हैं। Exactly. तो अगर आपको थोड़ा सा एग्रेसिव और स्मार्टली फ्यूचरिस्टिक सोचना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड इज वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी। लेकिन मैं ये कहीं नहीं बोल रही हूँ कि बैलेंस फंड में नहीं डालना चाहिए। बैलेंस फंड हैज इट्स ओन फीचर, क्योंकि जब फंड मैनेजर दो ही चीजों में फोकस करके अच्छी तरह से जब निवेश करता है तो उसका एक फायदा अलग प्रकार से होता है। व्हेन यू आर नॉट इनटू टू मेनी एसेट क्लासेस, वो भी आपको बहुत फायदेमंद होता है ना, क्योंकि फोकस्ड वे से रिसर्च करके जब डेट और इक्विटी दोनों का फायदा उठाया जाता है ना, तो वो भी एक बहुत समझदारी वाला प्रोडक्ट फैसला हो होता सकता है है। जिसमें निवेश करना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई इस बार एनएफओ को लेके, जो कि था एसबीआई का बैलेंस हाइब्रिड फंड। 360 डिग्री चर्चा कर लिए, आप अपने रिस्क के हिसाब से और अपने जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से यहाँ पर चयन कर सकते हैं कि इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए, समय की पाबंदी है तो फटाफट यहाँ पर पोल पर हम लोग बात कर लेते हैं। चांदी में तेजी, सिल्वर ईटीएफ में क्या करें? 3 ऑप्शन थे, खरीदें, रुकें या फिर बेचें। और सबसे ज़्यादा वोट्स जो यहाँ पर पड़े हैं खरीदे पे, यहाँ पर 56% हमारी जनता मैम बोल रही है कि हाँ, चांदी में भले ही तेजी है लेकिन सिल्वर ईटीएफ में यहाँ पर निवेश किया जा सकता है। मैम क्या कहना है जनता जनार्दन का जो फैसला है यहाँ पर? मैं बिल्कुल सहमत हूँ और एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं पर सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान किया जाए। इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डेट हो गया, उनको अपने एलोकेशन को यहाँ पर कैसे बांटना चाहिए परसेंटेज वाइज की अगर यहाँ पर बात करें? गोल्ड सिल्वर ऑब्वियस बात है, आपने बताया कि 15% से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बाकी जो यहाँ पर एसेट क्लासेस हैं यहाँ पर, मतलब इक्विटी में ही, कैसे उनमें कितना हम लोग एलोकेशन कर सकते हैं? अभिषेक जी, इसमें है ना अगेन 3 प्रकार के निवेशक होते हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। अब काफी लोग अपने उम्र के हिसाब से शायद ना बिहेव करें और उनका बेसिक नेचर ही होता है कि वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो उनको फिर कंजर्वेटिव लोगों के लिए हमें थोड़ा सा परसेंटेज जो है वो ट्विक करना पड़ेगा। डेट पोर्शन जो है, लिक्विड पोर्शन जो है, वो थोड़ा ज्यादा हमें रखना पड़ेगा। मे बी 40% तक जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं उनको डेट में अपना पैसा डालना चाहिए और 15% तक जो हमने 15% बोला गोल्ड और सिल्वर में आपको डालना चाहिए और बाकी का 20 to 30% आप इक्विटी में डालिए, चाहे वो लार्ज, मिड, स्मॉल हो या फ्लेक्सी कैप फंड हो। और फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि 10% जितना आपको एकदम सेफ जगह, या तो वो लिक्विड फंड में या आप एफडी में या पोस्ट ऑफिस स्कीम में भी डाल सकते हो, इट डजंट मैटर। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हमें 10% जितना इतना सेफ मेंटल पीस भी जो है ना जिंदगी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि रिटर्न्स ऑल द टाइम। तो मेरे हिसाब से ये रेशियो होना चाहिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स का। अगर आप मॉडरेट हो तो 50-50 का हम बेसिक डिविजन कर सकते हैं। 50% जो है वो मार्क टू मार्केट में, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी में आप डाल सकते हो और 50% जो बाकी का है वो आप सेफ में, या ज्यादा मार्क टू मार्केट ना हो, ऊपर नीचे वाला जो प्रोडक्ट है वो ना हो और ठीक ठाक रिटर्न्स आपको दे सकता है, उसमें आप डाल सकते हो, जिसमें आर्बिट्राज फंड भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड फंड्स भी आ जाते हैं, प्योर डेट, शॉर्ट टर्म डेट फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स भी आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप ये डेट कैटेगरी में 50% जितना आपका जो है वो एलोकेशन कर सकते हो। और फाइनली अगर आप एग्रेसिव हो तो आपको जरूर ज्यादा परसेंटेज जो है वो हाई रिस्क हाई रिटर्न्स में, बट कैलकुलेटेडली रिस्कियर एसेट क्लास की मैं बात कर रही हूँ, इसमें जरूर डालना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 60 to 70% जितना शेयर बाजार में, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट इक्विटी में, आप गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आप उसमें डाल सकते हो। रियल एस्टेट में फिजिकल रियल एस्टेट की बात नहीं कर रही हूँ, रिट्स की बात कर रही हूँ REITs की, right. और जो डिजिटल है उसकी बात कर रही हूँ। या फिर आप
ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट योर फंड्स इन इंटरनेशनल स्टॉक्स थ्रू म्यूचुअल फंड, और बाकी का जो 30 to 35% है वो आप डेट में डाल सकते हैं।